नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी धरती पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आज इंसान को फेस करने पड़ रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया था। साथ ही डिस्कस किया था हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको ये बताया जाए कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग का भूत हमारी धरती को लगा कैसे, ये ग्लोबल वार्मिंग धरती पे हुई कैसे, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग जो कॉज करने के पीछे मेन फैक्टर है वो हम ही लोग हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो 18th सेंचुरी के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दुनिया में, उसके बाद हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चालू किए और हम इतने उसमें सक्षम हो गए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में, टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर करने में, कि आज ऑन अ सिंगल टैप ऑफ योर फोन आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, तुरंत आपके पास आ जाएगा। बट इस प्रोसेस में जो मेन चीज़ हम लोग फोकस करना भूल गए वो थी कि जिस धरती माँ ने हमको ये सब रिसोर्सेज दिए, हमको उनका भी उसी तरह से ध्यान रखना था जितना हम अपना रखते हैं, अपने घर वालों का रखते हैं। लेकिन इस सारी प्रोसेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के बीच में हम लोगों ने इस चीज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इसी कारण से आज ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो हमको देखने को मिल रहा है। लगभग 25% ग्रीन हाउस गैस जो आज इन्वायरमेंट में है वो इन्हीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण है, जो कि है आपका फ्यूल बर्न करना फॉर योर रनिंग योर मशीन्स, या फिर केमिकल्स यूज़ करना टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट्स है टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों नेक्स्ट है आपका कटिंग डाउन फॉरेस्ट्स या फिर कहें डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या हुआ बेसिकली हमने अपनी ज़मीन, लैंड रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए इतनी तेज़ी से फॉरेस्ट को काटा कि हम ये भूल ही गए कि यही वो जीव है जो हमको ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके और फिर हम ही को खाने के लिए चीज़ें देते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब की हुई कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ों में, वो तो वो रिलीज़ करते ही हैं, साथ में फ्यूचर में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी हमारे एनवायरनमेंट की कम हो जाती है, क्योंकि अब पेड़ कम हो गए तो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगी। और इसी कारण से वो जो बैलेंस मेंटेन रहता था पहले कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सभी गैसेस का एनवायरनमेंट में, वो मिसबैलेंस हो गया। और गजब की बात दोस्तों, आज भी 12 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग कट एनुअली। आज भी इतनी तेज़ी से फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, अभी भी हम इंसान लोग सुधर नहीं रहे हैं। दोस्तों इस फॉरेस्ट कटिंग से लगभग 20% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो पहले फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया करते थे, अब वो 20% से ज़्यादा एनवायरनमेंट में बढ़ गई है। और इसीलिए डिफॉरेस्टेशन भी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग में। दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करना चाहूँगा मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। आज हम सभी को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी और फिजिबल और वायबल मीन्स हो गया है हमारे लिए। मतलब 2000 किलोमीटर का सफ़र केवल आप 3 घंटों में तय कर सकते हैं। ऐसा पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज ये मुमकिन है। साथ ही साथ चीज़ों को एक दूसरे से दूसरी जगह डिलीवर करना हो या फिर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, सब कुछ बहुत ही आसान हो गया है। तो ये भी हमने लाइफ को अपनी बहुत आसान बना लिया इन दिस रिस्पेक्ट। बट अगेन इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन द एनवायरनमेंट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आपका पिछले 200 सालों में लगभग 25% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो हाँ दोस्तों, भले ये ट्रांसपोर्टेशन एक बून रहा है हमारे ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो हम इसमें फ्यूल बर्न करते हैं, जो ऑयल गैसेस बर्न करते हैं, उससे हमारी जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ही डेंजरस लेवल तक बढ़ गई है। नेक्स्ट दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूँगा फूड इंडस्ट्री के बारे में। क्या हुआ, सब शॉक्ड रह गए? जी हाँ दोस्तों, फूड इंडस्ट्री भी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट करने में एक मेजर रोल निभाती है। ये कंट्रीब्यूट करती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड में। अब देखते हैं ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ डिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो डिफॉरेस्टेशन का इससे क्या रिलेशन है? एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट काट देते हैं। फॉरेस्ट काटने के बाद डिफॉरेस्टेशन की स्लाइड आपको बता दी, उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नेक्स्ट हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं इन नाइट्रस ऑक्साइड गैस इन द एनवायरनमेंट, जो कि अगेन एक ग्रीन हाउस गैस है। और उसके बाद जो टर्शरी या फिर मैं कहूँ जो इनडायरेक्टली फूड इंडस्ट्री हमारे एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कॉज करती है, वो है फ्यूल टू रन द मशीन्स टू प्रोसेस द फूड, और साथ ही में पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन उस फूड का। इससे भी रिलेटेड जो हम फ्यूल बर्न करते हैं या फिर जो प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एनवायरनमेंट में।
नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस करना चाहूँगा मैं पावरिंग बिल्डिंग्स। अरे यार बहुत गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दो फटाफट से। अरे यार खाना ठंडा हो गया, जल्दी से माइक्रोवेव में गर्म कर दो। अरे कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन ले आओ। अरे हमको बर्तन धोने हैं, डिश वॉशर ले आओ। तो पिछले कुछ सालों में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा घरेलू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, और बेसिकली इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? वो आती है कोल फायर्ड पावर प्लांट से। तो वो कोल फायर्ड पावर प्लांट भले ही आप डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहे हो एनवायरनमेंट में, लेकिन थ्रू दोज कोल फायर्ड पावर प्लांट्स आप एनवायरनमेंट में बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो एक लिमिट के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सेस कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही डेंजर्स हैं until and unless we move completely to renewable electricity। दोस्तों लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगा कि हम लोग सच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। जो हमारे देश के अमीर आदमी हैं, जो रिचेस्ट 1% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री है, वो हमारी बॉटम की 50% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कॉज करती है। तो देख पा रहे हैं कितनी डिस्पैरिटी है, मतलब जो टॉप के 1% लोग हैं उनका कंबाइन कर लें आप ग्रीन हाउस गैस कितना रिलीज़ किया, तो वो बॉटम के 50% से भी ज़्यादा होगा। और आप सभी लोगों को ये पता है दोस्तों कि ये जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं सबसे पहले फेस करने पड़ते हैं पुअरर पीपल को या पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो मज़े ले आपके अमीर आदमी और उसे सफ़र कर रहा है आपका गरीब आदमी। तो इसीलिए ये बहुत ही डिस्पैरिटी है इन द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर कंट्री। तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक नेगेटिविटी फैलाऊं सभी के बीच में, बट द थिंग इज़ कि ये प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है और इसका सोल्यूशन हम सबको मिलकर ढूंढना ही होगा, बहुत जल्दी ढूंढना होगा। लेकिन सोल्यूशन ढूंढने से पहले ये उतना ही ज़रूरी है कि हम लोग उन गलतियों को न दोहराएं जो हमने पास्ट में दोहराई थी, जिससे कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहे और हम सोल्यूशन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ते जाएं, ना कि हम वही गलती रिपीट करके अपने आप की प्रोग्रेस को स्टॉप करें। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। इन फ्यूचर भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैंने प्लान किया है कि मैं ये स्टेप्स बताऊं जो हमारे कंट्री में लिए जा रहे हैं टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड टू इनहांस रिन्यूएबल एनर्जी इन आवर कंट्री। वीडियो अच्छा लगा है अगर तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।